आज हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो होगा आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, दूसरा है हमारा फ्लक्स कंट्रोल, तीसरा है हमारा टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। ये 3 तरीके हैं बेसिकली जिसके द्वारा हम स्पीड कंट्रोल करते हैं डीसी मोटर का। तो सबसे पहले मैं लेक्चर को कैसे प्रोसीड करूंगा मैं बता दूं। सबसे पहले मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल को पकड़ूंगा और 3 मोटर्स के लिए देखूंगा, जो तीनों तरह के डीसी मोटर हैं, सेपरेटली एक्साइटेड, शंट मोटर और आपका सीरीज मोटर, इन तीनों के लिए देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फ्लक्स कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम तीनों मोटर्स के लिए देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम टर्मिनल, जो स्पीड कंट्रोल का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। और रही बात जहाँ कंपाउंड की, तो अगर इन तीनों की डिरावेशन, इन तीनों मोटर्स की डिरावेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो टर्मिनल में आप कंपाउंड में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो है वो है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ये हमारा पहला है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, हमारा पहला है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेपरेटली एक्साइटेड के लिए। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड के लिए पढ़ते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसा कि आप जान रहे हैं रेजिस्टेंस कंट्रोल है, तो इसमें एक रेजिस्टेंस या एक बोले कि रियोस्टेट सीरीज में ऐड करना पड़ेगा हमें आर्मेचर के। तो चलिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस जो हमें ऐड करना था, वेरिएबल बनाया है। ये आपका पहले से प्रेजेंट जो सर्किट में रेजिस्टेंस था, ये आपका आर्मेचर हो गया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ये आपका होगा। अब इसके बाद फील्ड वाइंडिंग ऐसे ही बना दी। इस पे हमें ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि इसको हम छू नहीं रहे बिल्कुल भी। तो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। अच्छा, अब देखिए इस रेजिस्टेंस को नाम आर दिया, इसको आर ए दिया। अब जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक इक्वेशन बताया था, वो इक्वेशन था ओमेगा का, यानी स्पीड का जो इक्वेशन था वो था v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के फाई, ये इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ फाई कांस्टेंट है क्योंकि हम इसके फैक्टर्स जो कि फील्ड के फैक्टर्स है उसको हम टच नहीं कर रहे। तो आई एफ की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपके यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट है। दूसरी बात रही कि अगर अब आर ए की जगह पे इस केस में क्या होगा, आर ए प्लस आर। अब इस केस में अगर हम आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे यहाँ से, तो स्पीड ओमेगा की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ओमेगा की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो कुछ इस तरीके का कर्व यहाँ पे बनता है, जैसे मतलब आपने आर बढ़ाया तो ओमेगा घटेगा। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं के फाई कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप जैसे जैसे आर के बाद आर को बढ़ाते जाएंगे, माइनस साइन है, तो ओमेगा आपका घटता जाएगा। इसका ग्राफ देखते हैं दोस्तों, इसका ग्राफ किस तरीके से होगा। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, यहाँ से ये लाइन, ये ओमेगा की लाइन हो गई, ये टॉर्क की लाइन हो गई। ठीक है, और ये जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से इसका कर्व बनता है। अब देखते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर के लिए कर्व किस तरह बनेगा। अब ये देखिए R1, R2, R3। तो जैसे जैसे जो रेजिस्टेंस, जो R की वैल्यू मैंने पिछले इक्वेशन में दिखाई आपको, R की जो ये वैल्यू है, जैसे जैसे आप इस वैल्यू को बदलते जाएंगे, जैसे R1, R2 और R3, उस तरीके से ये कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस केस में R3 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R1। जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तैसे तैसे ये कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। अच्छा, अगर आपको देखना हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक लाइन यहाँ पे खींच दीजिए। तो इस टार्क, मान लीजिए टार्क T1 है, तो इसके लिए सबसे कम ओमेगा जब R3 रेजिस्टेंस होगा तब होगा। अच्छा चलिए मैं इसके इक्वेशन को भी दोबारा से लिख देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हों। तो ओमेगा का इक्वेशन था v डिवाइडेड बाई के फाई माइनस टी इंटू आर ए। यहाँ पे आर ए की जगह क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर डिवाइडेड बाई के फाई स्क्वायर।
ये था। यहाँ से आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे आर बढ़ा है नेगेटिव की तरफ स्लोप, ये नेगेटिव की तरफ स्लोप बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि अब लोग जैसे कि इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आइए आर ए प्लस आर, हम बोल रहे हैं कि जब आर बढ़ाएंगे, आर को जब बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़ जाएगा और माइनस में है चूँकि, तो ये ओमेगा घट जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि लोग तो बोले जब आर बढ़ाएंगे तो ओम्स लॉ के हिसाब से भी तो कांस्टेंट है, तो v इज टू आई आर, ठीक है। अगर आप आर बढ़ा रहे हैं तो क्या करंट कम नहीं होगा? और इस केस में जैसा कि जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, इस केस में तो करंट का टर्म इन्वॉल्व है, तो करंट का क्या? तो इस तरह से ये लोग बोलेंगे कि अगर आर बढ़ रहा है तो करंट घट भी रहा है। लेकिन इसका एक बड़ी यूनिक फीचर है, आपको पता होगा कि मोटर में करंट भी है, तो मोटर में करंट जो होता है वो केवल और केवल लोड टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है, के फाई आई ए। चाहे आप रेजिस्टेंस कितना भी बढ़ा दो, जब तक आप लोड टॉर्क कांस्टेंट रखोगे उसमें करंट ड्रॉ जो होगा वो सेम ही होगा। तो कांस्टेंट लोड के लिए आपको पता चल गया कि ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट था ही, तो यहाँ से बस इसके वेरी करने से आपका स्पीड वेरी हो रहा था। ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था जो लोगों को हो जाता था। अगले में चलते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं शंट मोटर के लिए। शंट मोटर के केस में आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का, तो शंट के केस में जानते ही हैं हम, ये रहा आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस जो हम वेरी कराएंगे, इसको इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका आर ए रहा, उसके बाद ये आपकी मोटर रही, ये ऐसे, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस वी, ठीक है। और इसी के पैरेलल में आपकी फील्ड वाइंडिंग हुई, ठीक है, इसी के पैरेलल में आपकी एलएफ फील्ड वाइंडिंग हुई। तो इस केस में भी आप देखिए दोस्तों, जो आपका पुराना इक्वेशन बनता है दैट इज ये, तो यहाँ पे देखिए v इजिकल्स टू, अब आइए अभी इजिकल, अब इस इक्वेशन को देखिए, ये इसमें क्रेचॉफ्स लॉ लगाइए आप, तो v इजिकल्स टू कितना होगा, v इजिकल्स टू आई ए आर ए प्लस आर, ठीक है, v इजिकल्स टू आई ए आर ए प्लस आर प्लस ई बी, जो इसके अराउंड वोल्टेज होगा, ठीक है, ई बी। अब इस केस में आपको पता है कि इस केस में भी वैसी ही इक्वेशन आएगी, क्योंकि ई बी की वैल्यू के फाई ओमेगा एम से रिप्लेस कर दीजिए और वी को उधर लेके चले, आई ए आर ए को इधर लेके चले, ये तो वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर, तो यहाँ से ओमेगा एम की सेम इक्वेशन बनती है, वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर। तो शंट के केस में भी सेम तरह का बिहेवियर जो आपका ऊपर है वैसा ही बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है, शंट के केस में भी, क्योंकि के फाई तो कांस्टेंट है। के फाई कांस्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है और करंट की वैल्यू इस ब्रांच में फिक्स है, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू फिक्स है। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि पैरेलल में करंट वेरी करता है, लेकिन यहाँ पे करंट वेरी नहीं करेगा, क्योंकि करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टॉर्क के ऊपर, इसमें फिक्स है। तो एज ये ऐसा मान सकते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड जैसा ही इसका बिहेवियर होगा, ठीक है। अब अगला जो मोटर आता है हमारा सीरीज मोटर, ठीक है। सीरीज मोटर के केस में हम देखते हैं कि क्या किस तरीके की इक्वेशन बनेगी, हमारे स्पीड टॉर्क आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का क्या असर होगा। तो सीरीज मोटर में जानते ही हैं दोस्तों कि सबसे पहले आपका एल एफ, जो आपका एल एफ बोल लें, फिर उसके बाद आपका आर ए, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर का, फिर ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका आर्मेचर प्लस माइनस वी। इसमें सारे क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये एल एफ है आपका। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ओमेगा की इक्वेशन जो पिछले इक्वेशन में लिखी, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वी अपॉन के फाई माइनस टी अपॉन आर ए डिवाइडेड बाई के फाई स्क्वायर, के फाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आर ए की जगह पे क्या होगा, आर ए प्लस आर। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या, इसमें एक बड़ा ही एक अच्छी बात है, इस इक्वेशन से ही हम निकाल सकते हैं सीरीज के लिए। तो अब ये देखिए टॉर्क इक्वल्स टू कितना होता है, के फाई आई ए, ठीक है। और यहाँ पे फाई जो होगा, फाई जो होगा, फाई क्या होता है, फाई एल आई होता है, मतलब इंडक्टेंस इनटू करंट। तो अब देखिए फाई जो होगा वो भी मतलब करंट का कुछ कांस्टेंट इनटू आई ए। यहाँ फाई की वैल्यू भी कितनी होगी, के एफ इंटू
अब इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ से आपका टॉर्क का वैल्यू कितने निकल के आएगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है, तो जो करंट, चूँकि जब ये सीरीज में कनेक्टेड था, जो करंट इस आर्मेचर से पास हो रहा है वही करंट इस इंडक्टर से भी, जो फील्ड की वाइंडिंग है उससे भी पास हो रहा है, मतलब फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो भी फंक्शन इसी आर्मेचर करंट का ही है। इसीलिए मैंने बोला था कि जो फील्ड जनरेट हो रहा है कुछ कांस्टेंट KF इंटू IA का ही फंक्शन है। अब इसको अगर ऊपर वाले में इक्वेशन में आप रिप्लेस कर देंगे जो टॉर्क की इक्वेशन है, तो इसमें आपको रिलेशन क्या मिलेगा, T इज टू K इंटू KF इंटू IA का स्क्वायर, ठीक है, K इंटू KF इंटू IA का स्क्वायर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं फाई को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। ये इक्वेशन थी जो पहले मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह इसको मान सकते हैं। अब इसमें मैंने IA की जगह IA की वैल्यू कितनी होगी, T डिवाइडेड बाई KF और इसका रूट, ठीक है, इसका रूट होगा, ठीक है। और यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क के टर्म में KF इंटू √2, KF इंटू IA है फाई की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √T इंटू K इंटू KF। अब ये जो फाई की वैल्यू आई है दोस्तों, इस फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये डायरेक्ट एक शॉर्टकट है कि आपने डायरेक्ट ये फाइनल इक्वेशन लिख लिया ओमेगा और टॉर्क का, फिर बाद में फाई के रिलेशन का यूज कर लिया, क्योंकि फाई भी अब IA का फंक्शन है। इनपुट करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आती है दोस्तों, सब कुछ कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से V डिवाइडेड बाई √K KF इंटू T माइनस RA डिवाइडेड बाई K इंटू RA प्लस R, सॉरी यहाँ पे R भी रखा है, K इंटू KF। ये जो है ओमेगा की वैल्यू निकल के आती है दोस्तों। तो जैसा आप समझ गए, ये ओमेगा की वैल्यू निकल के आती है। अगर आप यहाँ से, जैसा कि पहले टॉर्क का इक्वेशन निकला IA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, अब इस IA को टॉर्क के टर्म में लिख के यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, इस फाई को इसमें डाल दिया, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से यहाँ से फाई एलिमिनेट करके टॉर्क ला दिया। तो फाई और IA में डायरेक्ट रिलेशन था, टॉर्क और IA में डायरेक्ट रिलेशन था, दोनों से IA को एलिमिनेट किया और फाई की वैल्यू फिर यहाँ पे उठा के रख दी। अब उसके बाद मैंने ये जब इक्वेशन रिप्लेस किया, जैसे फाई की वैल्यू इतनी टॉर्क के टर्म में आई, इक्वेशन रिप्लेस किया ओमेगा के, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई सीरीज रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड के लिए। अब देखिए ज़रा इसका कर्व देखते हैं। अब इसका कर्व हमें समझ में आ रहा है किस तरीके का होगा। इसका कर्व कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, इस तरीके का कुछ जाता हुआ कर्व हमें पता इसका होगा। अब ये बात होता है कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो कर्व ये इस तरीके से शिफ्ट होता जाएगा। जैसे अब देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये ओमेगा और आपके टॉर्क हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। हियर R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। तो इस तरीके से कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में फ्लक्स कंट्रोल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड के बारे में पढ़ा और सारे मोटर्स को कवर किया। हम फ्लक्स कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।